5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार? पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट? एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, एबीपी न्यूज के चुनावी शो घोषणा पत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस हॉल में मौजूद तमाम लोगों से शो की शुरुआत में हमारी अपील है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीचों बीच हम सभी हैं। ऐसे में तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी का पालन करते हुए आप लोग मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग अरेंजमेंट है उसका भी पालन जरूर करें। देखिए, सियासी नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। यहां 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी की तैयारी पूरी है और हर पार्टी का अपना अपना घोषणा पत्र भी है। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम तमाम दलों के नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और जनता को बताएं कि उनके घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास है कि जनता उन्हें वोट दे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, बेहद खास मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद भी। बिल्कुल ठीक पहचाने आप, बात कर रहे हैं हम संजय सिंह की। अधिकारियों की मिली भगत से बीजेपी के नेता सब अगर जमीनें खरीद रहे हैं तो ये गलत नहीं है। करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा देते हैं, ये उसमें चोरी करते हैं। मोदी जी की सरकार बेशर्मी से ऐसे मंत्री को बचाने में लगी है। 20-20 मुकदमे लिखवा दिया बाबा जी ने मेरे ऊपर। बड़े बड़े जालिमों से टक्कर लेने का हौसला रखता है। तुम्हारे मुकदमों से, तुम्हारी लाठी से, तुम्हारी गोली से हम लोग डरने वाले लोग नहीं। आम आदमी पार्टी का मुखर चेहरा, जिन्होंने दिल्ली से लेकर यूपी तक पार्टी की कमान संभाल रखी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यूपी में दाखिल होने के बाद से ही खासा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। खासकर बीजेपी के खिलाफ संजय सिंह के निशाने पर सबसे ज्यादा राम मंदिर निर्माण के लिए ली गई जमीन का सौदा है, जिसमें संजय सिंह बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमीनें खरीदी हैं, जहां प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर घोटाला हो। इस राज्य में गंदगी की कमी है क्या? इन आरोपों की वजह से संजय सिंह अयोध्या में जमीन सौदे को राजनीतिक विमर्श में ले आए। लेकिन यूपी का चुनाव तब से कई मोड़ ले चुका है। खुद आम आदमी पार्टी ने भी अपने आजमाए हुए फ्री वाले फॉर्मूले को यूपी में भी उछाल दिया है। सवाल यह है कि केजरीवाल के नेतृत्व और संजय सिंह की मोर्चाबंदी में क्या आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी दमदार मौजूदगी दिखा पाएगी? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए संजय सिंह का। आइए और सबसे पहले बताइए कि जनता वोट दे आपको तो क्यों दे? एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और यहाँ इस हाल में मौजूद सभी अतिथियों को, पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है। आपने नाम ही वही रखा है जिस पर हम चुनाव लड़ते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज को बधाई देना चाहता हूं। पार्टियां चुनाव में जाती हैं, जाति की बात करती हैं, धर्म की बात करती हैं, लेकिन घोषणा पत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं होता। अपनी जो घोषणाएं वो करते हैं उसको जमीन पर कैसे उतारेंगे, इसके पीछे उनकी ना कोई सोच होती है, ना सच्चाई होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिन 4 राज्यों में इस समय चुनाव लड़ रही है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, इन चारों राज्यों में अपने घोषणा पत्र को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। और हमारा मुद्दा क्या है? दिल्ली का मॉडल, केजरीवाल मॉडल जिसको कहा जा रहा है, जिसमें हमने बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, पानी फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, फरिश्ते योजना में इलाज फ्री, तो ये जो तमाम योजनाएं दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लागू की, जिसकी वजह से आज
बड़ी बड़ी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है आम आदमी पार्टी की आलोचना करने के लिए, तो अब वो कहने लगे हैं कि साहब इनके पास सिर्फ फ्री 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 है। जबकि हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी ने इतनी सारी सुविधाएं फ्री देने के बावजूद दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया है। इसका मतलब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं थी। हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार बताया कि बजट का सदुपयोग करेंगे तो जनता के लिए तमाम मुफ्त सेवाएं जारी करके भी आप मुनाफे का बजट दे सकते हैं। और इसलिए जिन राज्यों में हम जा रहे हैं हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है। आप लोगों ने सर्वे में भी दिखाया कि पंजाब हम जीत रहे हैं। आपने गोवा में, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक परिणाम आने के बारे में दिखाया है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहां हम जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, वहां हमने अपना एक बढ़िया संगठन तैयार किया है और इसके आधार पर हम 403 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता भी अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगी। पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में जो काम हम लोगों ने किया है उसके आधार पर आपको मैं कह सकता हूं कि जमीन का संघर्ष अगर किसी ने सबसे आगे बढ़ के किया है तो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आम आदमी पार्टी ने किया है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार 2022 के अंदर होने जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी की सरकार के खिलाफ लोग अपना वोट देंगे। और हम अपने मुद्दों की बात उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को हर साल 10 लाख रुपए, 10 लाख नौकरियां और 5,000 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता जब तक उनको नौकरी नहीं दे पाते। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह हम लोगों ने देने की घोषणा की है। हमने उत्तर प्रदेश में कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, और जो पुराने बिजली के बिल के बकाया है उसको माफ करेंगे, किसानों के बिजली के बिल माफ करेंगे। कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी गारंटी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम इन सारे मुद्दों को, इन वादों को पूरा करके दिखाएंगे। गुंडा राज और भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखाएंगे जैसे हमने दिल्ली में किया। ठीक है, आप विराजमान हो जाइए तो सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। संजय जी, अभी आप जब घोषणा पत्र का अपने जिक्र कर रहे थे तो आप बार बार गारंटी कार्ड बोल रहे थे। तो गारंटी तो लिखित या औपचारिक आश्वासन है, तो जनता को क्या लिखित में आपने सारी चीजें दे दी हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। जो हम लोगों ने ऐलान किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, तो उसके लिए हमने अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में। हमारे बूथ के वॉलंटियर, विधानसभा और ब्लॉक के वॉलंटियर, वो लोग गए घर घर और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके उन्होंने फॉर्म भी भरवाए और केजरीवाल का फ्री बिजली गारंटी कार्ड उनको दिया। इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ता का गारंटी कार्ड और माताओं बहनों को 1,000 रुपए महीने का गारंटी कार्ड। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, ऐसा देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल वहां के दौरे ज्यादा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम दिखाई दे रहे हैं। इसकी कोई खास वजह है? क्या पार्टी को लग रहा है कि वहां हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यूपी वो आएंगे तो उनकी कहीं लोकप्रियता को डेंट ना लग जाए? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी मेरठ की रैली कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, अयोध्या जा चुके हैं और अभी आपने देखा होगा लखनऊ में एक बड़ी रैली उन्होंने की। ये जरूर है कि हम सब की प्राथमिकताएं पंजाब इस वक्त जरूर है और इसको स्वीकार करना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। और आपको याद होगा कि 2014 में जब हम लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद हमने फैसला किया था कि राज्यवार हम अपने संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करेंगे और जहां जहां जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होता जाएगा हम चुनावों में जाएंगे। और इसी के हिसाब से पार्टी अपना विस्तार कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज एक मजबूत स्थिति आम आदमी पार्टी की है और जिला पंचायत में हमारी परीक्षा भी हो चुकी है। 40 लाख वोट वहां हमें मिले। 83 हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीत के आए। हमारे ग्राम प्रधान और बीडीसी उस चुनाव में जीत के आए, जहां हमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई गिनता भी नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी को वोट मिल सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज सारे राज्य हमारी प्राथमिकताओं में है, लेकिन निश्चित रूप से इस समय पंजाब पूरी पार्टी के लिए प्राथमिकता में है। यूपी चला जाए थोड़ा सा? बिल्कुल चलिए, मैं तो चाह रहा था यूपी चलिए। एक बताइए, एक फोटो आई थी, संजय सिंह हैं, दिलीप पांडे हैं, अखिलेश यादव, फोटो खिंच गई, उसके बाद काम खत्म? नहीं, काम खत्म नहीं। उस दिन भी मैंने बाहर भी निकल के बोला था कि अगर गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत होगी
तो निश्चित रूप से आपको उस बात की जानकारी देंगे। उस दिशा में कोई बातचीत हुई नहीं तो जानकारी कुछ है नहीं देने की, और इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी गठबंधन की इच्छा थी, अखिलेश यादव की इच्छा नहीं थी? नहीं, मैं उन चर्चाओं में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि हर बातचीत की अपनी एक मर्यादा होती है। तो अब उनसे कोई बातचीत बन जाती तो पूरे देश को पता चलता, आप सबको भी पता चलता, मैं भी बताता। लेकिन जब कोई बात अंतिम रूप से फाइनल नहीं हुई तो अब क्या बातचीत हुई, क्यों नहीं हो पाया, क्यों उस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ी, मुझे लगता है उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं लगता है उस फोटो से एक गलत मैसेज चला गया? ये मैसेज ये आम आदमी पार्टी बेकरार थी गठबंधन को, अखिलेश जी ने कहा ना जी तुम अपने रास्ते, मैं तो यहां मजबूत हूं। देखिए, इसका कोई मैसेज नहीं गया। राजनीति में आपको इस तरह की तमाम परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है, और कहीं आपकी बात बनती है, कहीं नहीं बनती है। आपको अफसोस? उत्तर प्रदेश 403, बिल्कुल अफसोस नहीं है। उस फोटो के जाने का अफसोस? एक भी पैसे का अफसोस नहीं है। इसलिए कि हम अपने मुद्दों पे आज 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम मैदान छोड़ के हटे नहीं हैं। हमने 21 मुकदमे हमारे ऊपर आदित्यनाथ जी ने लिखवाए। नहीं, कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं यूपी में कि एक तरफ संजय सिंह और एक तरफ इमरान मसूद वाली फोटो, दोनों का एक जैसा हाल हो गया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। वो करने दीजिए, जिसको जो चर्चा करना है वो करते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव बाद आप लोग साथ हो सकते हैं? इसका नाम हमने कहीं कहा है, ना कोई ऐसी सोच है। हम तो अपनी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल अभय दुबे जी। संजय जी, ये सही है कि आम आदमी पार्टी की शुरुआती पूंजी जाति और धर्म की राजनीति नहीं है। दिल्ली में आप ये करके दिखा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में पार्टी संघर्ष कर रही है, उसकी गतिशीलता पर मेरे जैसे लोग भी उत्सुकतापूर्वक निगाह रखे हुए हैं। आप कोई गठजोड़ नहीं बना रहे हैं, तो जाहिर है कि आप दिल्ली मॉडल को लेकर अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आखिरकार आपको समाज में ट्रैक्शन कहां से मिल रहा है? क्योंकि बाकी सब लोग तो जातियों की राजनीति कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो गठजोड़ बना रहे हैं। वो तो संख्याओं का जो गणन शास्त्र है कि हम इसके वोट जोड़ लेंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, हमारा इतना परसेंटेज हो जाएगा। ये सब सर्वेक्षणों में दिखाई पड़ता है। आम आदमी पार्टी का जिक्र तो अन्य में भी नहीं दिखाई पड़ता सर्वेक्षणों में। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म में जकड़ी हुई है, लेकिन निकालने का प्रयास कहीं ना कहीं से तो होना चाहिए, और वो प्रयास आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज वोट बैंक के हिसाब से लोग समीकरण अपना बना रहे हैं, और मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। ये एकमात्र पार्टी है जो खुल के ये कह रही है कि हमारा कोई वोट बैंक उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारा वोट बैंक वो है जो 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए हमारे साथ आएगा, जो अच्छे इलाज, अच्छी शिक्षा के लिए हमारे साथ आएगा, बेरोजगारी भत्ता और नौकरी के लिए हमारे साथ आएगा, किसान के फसल के दाम के लिए हमारे साथ आएगा। तो हम अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब कितना समर्थन मिलेगा ये तो अंतोगत्वा तय जनता को करना है। अब जैसे चुनाव आया है तो आदित्यनाथ जी ने 80-20 की बात शुरू कर दी, तो मैंने सवाल पूछा कि भाई जो बेरोजगार सड़कों पे पीटे गए वो 80 में थे कि 20 में थे? हाथरस कांड की वो गरीब की बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई वो 80 में थी कि 20 में? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हुआ 12वीं में पढ़ने वाला लड़का, वो 80 में था या 20 में था? कोरोना में जो हजारों लाशें नदी के घाट पे मिली वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? खुशी दुबे 80 में है कि 20 में है? संजय जी, आपने अभी कहा कि आप बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपया देंगे और साथ ही 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपया महीना हम देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता इस तरह की घोषणाएं करके आप फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की चीज़ें बांटने का जो एक ट्रेंड है उसको आगे बढ़ा रहे हैं? इससे बेहतर हम अगर नए रोजगार और नई स्त्रियों के लिए भी कुछ ऐसी नई योजनाएं लाएं जिससे उन लोगों को फायदा हो, मेहनत करके कमाई बढ़े, ना कि फ्रीबीज। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये इस सवाल के जरिए बहुत सारे संशय जो लोगों के मन में है वो दूर करने का भी मौका मिलेगा। पहली बात तो नई नौकरियों का सृजन हो, नए रोजगार का सृजन हो, इसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं है। नए उद्योग धंधे लगें। 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था वो है जिससे 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुआ पैसा जनता का निकालकर चंद पूंजीपतियों को दे दिया जाता है, और उसमें विजय माल्या से लेके मेहुल चौकसी तक वो पैसा लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था ये है कि आप अपने बजट का हिस्सा
उन समाज के वंचित शोषित लोगों के लिए, या जो लोग बिजली की सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं, उनको निःशुल्क या न्यूनतम दामों में वो सुविधाएं उपलब्ध करा के उनके जेब पर पड़ रही महंगाई को कम करें, उनके पास घर में बचत करें, और जो आप उनको पैसे का सहयोग देती हैं या जो बचत करती हैं, उसके माध्यम से वो उसी बाजार की अर्थव्यवस्था में उस पैसे को खर्च करते हैं। तो मनी ब्लॉक करने की एक अर्थव्यवस्था है, और एक है उस पैसे को सदुपयोग करके लोगों में अगर आप बांटते हैं या उनको कुछ मुफ्त सेवाएं देते हैं, तो उससे वो बाजार की अर्थव्यवस्था में भी संजय जी, लेकिन मुफ्त जैसा तो कुछ नहीं होता ना, पैसा टैक्स पेयर का है, और इवेंचुअली अगर आप देखें तो ये तमाम अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि जिस चीज का पैसा आप नहीं चुकाएंगे उस चीज का पैसा मैं चुकाऊंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो उसका पैसा दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल ये है कि ये पैसा जो है वो आम आदमी का ही पैसा है, जो किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, छोटे मोटे व्यापारी का, इन सारे लोगों का पैसा ही सरकार के बजट में जाता है, और उसी पैसे से ये सुविधाएं दी जाती हैं। अच्छी सरकार वो है जो ये तमाम सुविधाएं दे के भी मुनाफे का बजट दे, और मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों से लगातार दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है। संजय जी, मेरा सवाल उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की भूमिका को लेकर के है कि आम आदमी पार्टी यूपी के इस चुनाव में कहाँ है, उसकी भूमिका क्या है, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आपकी पार्टी ने अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया है राज्य में कि सभी सीटों पे ऐसे उम्मीदवार खड़े कर सके जो कि पार्टी के लिए वोट लाएं? इतने उम्मीदवार हैं आपके पास? हाँ, मैं एक एक करके आपकी बातों का जवाब देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की भूमिका के बारे में अगर आप कहेंगी तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5-2 वर्षों में प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका, भले ही एक विधायक हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने निभाई है, और उसके कारण से नाराज सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पिटवाया भी है, जेल भी भिजवाया, और मैंने अपने मुकदमे के बारे में आपको बताया। अब आप दूसरी हमारी परीक्षा देख सकती हैं। जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था उस समय 83 सीटें हमारी आई, 58 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई, यानी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जिला पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली, और 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत जो हमारे लड़े थे वो मिले। तीसरा, अब संगठन हमने अपनी ओर से पूरा, ये बात मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि हमारा संगठन कोई बीजेपी या दूसरे दलों के जितना अभी मजबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बहुत अच्छे लोग हमसे जुड़े हैं, और इसी के कारण जिन लोगों को हमने टिकट दिया है उनकी समाज में अपनी प्रतिष्ठा है। अब वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसमें आगे की भूमिका जनता की है। संजय जी, आपने बताया कि महिलाओं को मुफ्त देने की जो बात है, 1000 रुपया दें, और भी सुविधाएं हैं, लेकिन सबलता तब आएगी जब राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो उसकी बात कहाँ हो रही है? या तो दिल्ली में भी अगर पूरी आपकी पार्टी की बात करें तो बड़ा चेहरा महिला का मुझे नजर नहीं आता, और उत्तर प्रदेश में भी अगर टिकटों की जब बात होती है, उनको राजनीति में हिस्सा देने की जब बात होती है, वो भी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में क्या रोड मैप है आपकी पार्टी का? नहीं, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो लंबे समय तक इस देश की सत्ता में रही पार्टियां हैं, अगर आप उनसे सवाल पूछें तो बीजेपी भी कहती है 33% आरक्षण होना चाहिए लोकसभा विधानसभा में, कांग्रेस भी कहती है 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में होना चाहिए। एक ने 50 साल राज किया, एक ने 16-17 साल राज कर लिया, तो ये बिल आज तक पास क्यों नहीं हुआ? आप राजनीतिक दलों के ऊपर छोड़ने के बजाय, जैसे आपने पंचायत में, लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण कर दिया, महिलाओं के आरक्षण का बिल इतने दिनों से लटका हुआ है, उसको पास कर दीजिए। सारी पार्टियों की मजबूरी होगी भागीदारी देना। मैं ये मानता हूं, स्वीकार करता हूं आपके सामने कि शायद अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग इस मामले में उतने सफल नहीं हो पाए हैं कि हम महिलाओं को ज़्यादा टिकट दे पाएं और ज़्यादा भागीदारी कर पाएं। आगे हम इसका प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, इसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, उसको हम आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस पर कोई बिल पार्लियामेंट में आएगा तो सबसे पुरजोर तरीके से आगे बढ़कर उसका समर्थन करूंगा। उस बिल को फाड़ने
वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ। के अलावा बाकी चीज़ों पे आप फेल हैं। प्रदूषण की हालत जो 7 साल 8 साल से है, उद्योगों की जो हालत है, स्कूलों में भर्ती की जो हालत है, सड़क माने कॉमनवेल्थ के बाद से कंस्ट्रक्शन का काम भी, मेट्रो का सारा प्रोजेक्ट पीछे पड़ा हुआ है। कोरोना आने के बाद हॉस्पिटल्स की क्या हालत दिल्ली की हुई है। तो क्या फ्री ब्रिज की पॉलिटिक्स ही आप करेगी अभी भी? अभी उसमें कोई बदलाव की जरूरत उसको नहीं लगती। और एक दूसरी चीज़ भी मैं आपसे अभी पूछ लूँ कि पंजाब हम पिछली दफ़े गए थे चुनाव के ठीक पहले, तो एकदम लग रहा था कि आप आ रही। आपने अपना गोल किया, सेल्फ गोल करके पंजाब की जीती बाजी हार गई। इस बार भी उस किस्म की कई गलतियां दिखाई देती हैं। एक बदलाव दिख रहा है कि संजय सिंह को इंचार्ज से वहां से बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो क्या इतने भर से पंजाब जीत जाएंगे आप लोग? क्योंकि बाकी गलतियां सब वही दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जो भी पंजाब में साथी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और पिछली जो गलतियां हुई थी उससे सीख के हम लोग आगे बढ़े हैं। और इस बार दोनों पार्टियों को, एक लोगों के मन में था कि ठीक है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मौका दिया जाए और इसके नाते से 17 में वो चुनाव जीते, लेकिन अब दोनों पार्टियों को लोगों ने देख लिया तो एक बदलाव की ओर लोगों का आकर्षण है, आम आदमी पार्टी की ओर लोगों का आकर्षण है और इसलिए आम आदमी पार्टी की इस बार पूरी 100% संभावना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो बात आपने दिल्ली की कही, मैं बहुत क्षमा चाहते हुए आपसे उस पर थोड़ी मेरी मत भिन्नता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमने अनुकरणीय काम करके दिखाया है। बहुत ही शानदार वहाँ पे स्कूल बने हैं, बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल बने हैं। वहाँ के टीचर्स को हमने विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। निर्माण कार्य की बात आप करें तो ऐसे तमाम फ्लाईओवर्स हमारी सरकार के दौरान बने हैं। मेट्रो में हमारा अकेले का नहीं रहता, उसमें केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन से संभव हो पाती हैं चीज़ें, तो वहाँ कुछ गतिरोध कहीं कहीं होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली की सरकार ने हर मोर्चे पर काम किया है। प्रदूषण पे भी आप देखेंगे पार्लियामेंट में स्वयं जो बीजेपी हमारी खुद की इतनी आलोचना करती है, आप प्रकाश जावड़ेकर जी की स्पीच उठा के देख लीजिए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एज ए पर्यावरण मंत्री स्वीकार किया इस बात का कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में सरकार की भूमिका रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में कहा है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जो हमारे बस में चीजें नहीं होती, कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें आपको दूसरे राज्यों का कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा, तो दिल्ली का प्रदूषण, मैं आपके सामने चाहे जितनी झूठी बातें यहां पे बोल के जाऊं, दिल्ली का प्रदूषण कम करना मुश्किल है। अगर सभी राज्यों का कोऑर्डिनेशन और केंद्र का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा प्रदूषण को रोकने के लिए, तभी वो संभव हो पाएगा, अकेले संभव नहीं है। दिल्ली के बाद एक बार फिर से यूपी का ही रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, ये देखा गया है बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सबका एक तरीके का एक फिक्स वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी के पास वो ना होना अब तक, फिलहाल मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, वो एक बड़ी कमजोरी है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, वोट बैंक बनाने वालों ने बैंक खाली किए हैं लोगों के, तो इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति से अब निकालना पड़ेगा। वोट बैंक वालों ने तो दिया तो कुछ है नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है, और हम तो स्वीकार करते हैं इस बात को, कहते हैं खुलेआम कि भाई हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। जिसको बदलाव की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए हमारे साथ आना है, स्वागत है, आइए जुड़िए। अगर हम गलत लोगों को चुनेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें साफ सुथरी राजनीति मिलेगी, तो ये तो संभव नहीं है। और अभी तक जो लिस्ट आई है पॉलिटिकल पार्टीज की, सपा हो, रालोद हो, भाजपा हो, उससे तो लोगों को निराशा हुई है। वो वही उसी तरह के लोगों को टिकट दी गई है जो जिससे जनता छुटकारा चाहती है। संजय जी, पिछले कुछ महीनों में अगर हमने आपको सबसे ज्यादा सक्रिय किसी एक मुद्दे पर देखा तो वो अयोध्या में जमीन के खरीद बिक्री का मामला था। आप दस्तावेज लेकर आए, आपने आरोप लगाया, सच क्या है झूठ क्या है वो तो जांच से पता चलेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक घोटाले को उजागर करना चाहते थे या राम नाम की पॉलिटिक्स कर रहे थे? बिल्कुल राम नाम की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, उस घोटाले को उजागर करना चाह रहे थे। और कैसे ये हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। उस क्षेत्र के किसान कई पार्टियों के नेताओं से मिले, उन्होंने जाकर ये बताया कि हमारी जमीनें औने पौने दामों पर खरीद के और इसको महंगे दामों पर ट्रस्ट को बेचा जा रहा है।
और इसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर शामिल है, इसमें उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के लोग शामिल हैं और इसके ये कागजात हैं। जब मैंने वो सारे कागज देखे तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, इसको मैं फिर से कंफर्म करूंगा। मैंने वहां कुछ अपने जो पुराने परिचित अधिकारी थे उनसे बातचीत की, उसके आधार पर वो सारी चीजें पता चली। कुछ वहां पर जो तहसील में काम करने वाले लोग थे उनसे पेपर को वेरीफाई कराया और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारा कुछ सामने रखा कि शाम को 7:10 पे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, जो मेयर का भतीजा था बीजेपी के मेयर का, वो 2 करोड़ में एक जमीन खरीदता है और ठीक 5 मिनट के बाद 7:15 पे 18.5 करोड़ में वही जमीन चंपत राय जी खरीदते हैं और दोनों जमीनों में बीजेपी का मेयर गवाह है, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी गवाह हैं उसमें। तो ये खुला एक, मतलब इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत ही नहीं है, खुला भ्रष्टाचार है जो हुआ है वहां पे। तो आप बताइए ये भ्रष्टाचार उजागर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं अजय मिश्रा टेनी वाले मामले में जा रहा था, 52 घंटे तक मुझे पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके रखा, बाद में मुझे छोड़ा गया। वो क्या था आप बताइए? एक देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 4 किसान एक पत्रकार कुचल के मार दिए गए और उसके बावजूद आज वो मंत्री बने बैठे हुए हैं। अभी ना कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी को लेकर कि दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, पर वहां तो कभी कुछ होता नहीं। आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में चुनाव लड़ रही है, वो उत्तराखंड का मसला हो, गोवा का हो या पंजाब को, आप ही पहल कर लेते, दलित पिछड़ों को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते। उत्तर प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल ही जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 55 ओबीसी और 31 हमने SC को टिकट दिया। अभी आप अभी तो किसी को चेहरा ही नहीं बनाया यूपी में। नहीं, आपने उत्तराखंड में बनाया ना। कर्नल अजय कोटियाल जी अपना एक, उनका देश के लिए जिस व्यक्ति ने गोली खाई उसकी योग्यता में कहीं कोई कमी लग रही है आपको? नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा था। आप जो कह रहे थे दलित पिछड़ों को एम्पावर करने की बात, तो आप भी अपने घर से शुरू कर सकते हैं ना सर। किया ना हमने। दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया। दिल्ली की सरकार पहली सरकार है। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आप मुझे बताइए, शिक्षा जो बाबा साहब का सपना था, जमीन पे शिक्षा मजबूत करने का, अच्छी देने का, और आज सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने की होड़ दिल्ली में मच रही है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। इससे किसका लाभ हुआ? सरकारी स्कूलों की शिक्षा अगर अच्छी हुई तो समाज के वंचित, दलित, पिछड़े लोगों का। संजय जी, आप ये मानते हैं ना कि पंजाब में कांग्रेस ने जो एक दलित मुख्यमंत्री का प्रयोग किया है, उससे उसको फायदा तो है ना? आप जिसकी बात कर रहे हैं, फायदा है कि नुकसान है तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा ना। अभी से कैसे पता चल जाएगा? आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में नुकसान है, उनको दिख नहीं रहा है। रोज कहते कुछ चन्नी जी को बनाया गया है, लेकिन चन्नी जी ने जो काम किए, उनके खुद के क्षेत्र में रेत माफिया घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पूरे पंजाब में हमने रेत माफिया बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि परिणाम आएगा तो आप देखिएगा, वहां के दलितों को, वहां के पिछड़ों को, वहां के आम लोगों को उम्मीद की एक पार्टी नजर आ रही है जिसको वोट देने में वो थोड़ी सी चूक पिछली बार कर गए, इस बार दिल खोल के वोट देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। काबिलियत की आप बात करें, काबिल तो आप भी बहुत है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखा जा सकता है? मैं किसी भी ऐसी गलतफहमी में नहीं रहता। अभी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत बड़ी है, 403 यहाँ पे सीटें हैं और हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या परिणाम आएगा, जनता का कितना सहयोग मिलता है। संजय जी, 2 महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं। एक तो देश में मुसलमानों को मारो काटो जैसी बातें हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, धर्म संसद के नाम पर हो रही हैं। और उसी से मुतल्लिक याद करें तो जब CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश में गोलियां चली थीं, 21 युवक एक ही समुदाय के मारे गए थे। पुलिस ने कहा था कि हमने गोली चलाई ही नहीं। उस मामले पर कभी कोई राजनीतिक रूप से जो आवाज उठनी चाहिए थी, कभी उठी नहीं। इवन चुनाव के समय में भी सारे राजनीतिक दल चुप हैं, मुसलमानों के लिए बोल नहीं रहे हैं। क्या ये राजनीति में जो परिवर्तन आया है उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा कि आप भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी मेरा आरोप है। और साथ साथ एक और इससे जुड़ा हुआ मामला है, उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जी के राज में 28 साधु संतों की हत्या हुई है। ये मामला भी नहीं उठता है, क्योंकि जिनको उठाना चाहिए उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो क्या दोनों ही बातें राजनीतिक कारणों से दब गई हैं, उठ नहीं रही हैं? इसका वोट से सीधा संबंध हमें लगता है, आपके रहते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा। जहां तक साधु संतों की हत्या का मामला है, ऐसे तमाम मामलों में मैं स्वयं गया हूं। जब उनकी हत्या हुई या घटनाएं हुई, चाहे गोंडा का मामला हो या दूसरी जगहों का मामला हो, बागपत में साधु की हत्या हुई थी, मेरठ में हुई थी, ऐसी जगहों पे हुआ। तो अब आपने जो सवाल कहा कि मुसलमानों के मामले में कोई पार्टी बोल नहीं रही है, मुझे लगता है सिर्फ मुसलमानों नहीं, समाज के किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ, उसके लिए प्रखरता से, मुखरता से आगे बढ़ के मैंने आवाज उठाई है। वो चाहे अरुण वाल्मीकि का मामला हो, डॉक्टर कफील का मामला आप ले लीजिए, उनको जेल में जबरदस्ती सड़ाया गया, उस पर आवाज उठाई, बोले हम लोग। तो किसी के साथ भी जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देके और 80-20 करने में लग जाए तो उनकी मंशा तो साफ है बिल्कुल, वो तो यही करना चाहते हैं जो आपने कहा। धर्म संसद में पिछले दिनों जो हुआ वो हमारे पूरे देश को शर्मसार करता है, पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हुआ है उस घटना से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां दी जा रही हैं। जिस देश में हमारे राष्ट्रपिता को गाली दी जाए और सरकार चुप रहे, प्रधानमंत्री जी अपने आप को गांधी जी का अनुयायी बताते हैं और उस पे एक भी शब्द की टिप्पणी उन्होंने नहीं की, कुछ नहीं बोले वो, कोई चिंता, और बस खाली वो इतना कहते हैं कि हम दिल से इनको माफ नहीं कर पाएंगे। उनकी खुद की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी को के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी नहीं बोलते। तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है और यही लोग इस तरह के आयोजनों के पीछे हैं। मेरा सीधा आरोप है, ये धर्म संसद वगैरह का आयोजन जो है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र है, वो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। संजय जी, बड़ा छोटा सवाल है, आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश में भाग दौड़ करके। ऐसा क्यों आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार से आप मतलब अलग कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि पूरे यूपी का काम करना है, तो इसलिए अलग अलग जगहों पे जाके प्रचार करना है। अभी बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, उस काम में लगना है। जो हमारा घोषणा पत्र बन रहा है और उन मुद्दों को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उस काम में। तो बहुत सारे काम हैं और आगे कभी भी होगा तो जरूर लड़ेंगे चुनाव। इस चुनाव में फिलहाल मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका में हूं, लोगों के लिए प्रचार करूंगा जाकर। क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरे की बात हो रही थी, तो अगर आप चुनाव लड़ते तो एक नेतृत्व का संकेत जाता और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे संजय सिंह का नाम सामने होता। नहीं, मैं समझता हूं मैं प्रभारी के तौर पे अच्छा काम कर रहा हूं और ठीक से दिन रात लग के, और इसमें मुझे आनंद भी आता है। संगठन के लिए बढ़िया काम कर रहा हूं, संगठन खड़ा भी हो रहा है, अच्छे कैंडिडेट्स भी मिल रहे हैं। अब बाकी काम जनता के आशीर्वाद पर है, वो कितना हमें अपना वोट और कितना समर्थन देते हैं। आखिरी सवाल मेरा है, प्रयागराज में माघ मेला जो चल रहा है, लगातार खतरा बना हुआ है कोरोना विस्फोट का। हरिद्वार में कुंभ के बाद क्या हुआ हम सभी ने देखा, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर बिल्कुल कोविड नियमों के हिसाब से जो सरकार को गाइडलाइन है उसका पालन करवाना चाहिए। देखिए, धार्मिक आयोजनों के नाम पर हम किसी के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। और आपने देखा होगा कि हमारे तमाम अच्छे संत महंत, उनका जीवन चला गया। तो उन्माद में कोई चीज कहना बोलना वो तो आसान होता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होते हैं, उससे कितना नुकसान होता है, उसकी भरपाई होना तो मुश्किल है ना। अब ठीक है, आदमी डरता है, भाई इस पे अगर बोलेंगे तो पता नहीं हमारी राजनीति का कितना नुकसान होगा, फायदा होगा। लेकिन लोगों को, मेरा अपना मानना है, संत महात्मा जो भी उस कुंभ के आयोजन में भी आएंगे, उनका भी जीवन तो सुरक्षित रहना चाहिए ना, वो भी तो महत्वपूर्ण है। कितने संत महात्मा इस कोरोना की महामारी के दौरान उनका निधन हो गया। तो इसलिए जो गाइडलाइन हो,
चुनाव आयोग ने जैसे जो फैसला किया है, जो फैसला सरकार करती है, जो वहां के डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स की राय हो, उसका पालन करवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से घोषणा पत्र में अगले खास मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।